नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। कौन गिराना चाहता है हिमाचल प्रदेश की सरकार, दूसरा आंध्र प्रदेश में क्या कांग्रेस वापसी करेगी, और तीसरा नीतीश कुमार क्यों भंग कराना चाहते हैं बिहार विधानसभा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक हमें छोटी राशि सहयोग के रूप में देनी होती है, लेकिन अगर आप हर एक महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपकी इस आर्थिक सहायता की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, कौन गिराना चाहता है हिमाचल प्रदेश सरकार। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में आगे से करूं उससे पहले एक दो बैकग्राउंड समझ लीजिए। जो करंट जो इस समय चीफ मिनिस्टर्स पूरे देश में हैं, उसमें जो सुक्खू जी हैं कांग्रेस के, वन ऑफ द मोस्ट मॉडेस्ट, मतलब हेमंत सोरेन, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और जनता से कनेक्ट अच्छा है, ईमानदार हैं। सुक्खू जी के बारे में एक बात बता दूं, एक तरफ बीजेपी को लोग इसलिए आज गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जब वहाँ बाढ़ वाली आपदा आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो बीजेपी के केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार कान पे जू नहीं रेंगी थी। कितना वो मांगा गया, कितनी याचना की कि भाई कुछ पैसा दे दीजिए, यहाँ बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने उस पर कुछ सहायता नहीं की थी, बीजेपी सरकार ने। लेकिन सुक्खू जी की जो अपनी कुल संपत्ति थी, कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, जो भी थी वो पूरी संपत्ति, जीवन भर जितनी संपत्ति थी उनकी अपनी, वो सब उस सहायता के लिए उन्होंने दान दे दी थी। तो व्यक्ति को आज वो चीफ मिनिस्टर रहें ना रहें, हटा दिए जाएं, गिरा दिए जाएं, हार जाएं, लेकिन व्यक्ति के रूप में सुक्खू इन सारे लोगों से बहुत ऊपर है। मैं 2-3 बातें इसलिए कह रहा हूं कि पहले एक तो चीज़ें समझ लीजिए। हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं, 68, और कांग्रेस 40 सीट जीती थी पिछले विधानसभा, 25 सीट जीती थी बीजेपी, और 3 सीटें जीते थे इंडिपेंडेंट। लेकिन वो तीनों इंडिपेंडेंट, 2 उसमें से बीजेपी के रेबल सीधे सीधे थे और तीसरे भी बीजेपी के व्यक्ति थे। मतलब बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ गए और फिर वो जीत गए और फिर वो बीजेपी से उन्होंने अपना संपर्क बना लिया था। हालांकि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो थोड़ा, उनको आदत होती है मलाई खाने की। हर जगह, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश के किसी भी राज्य में जो इंडिपेंडेंट होता है उसकी ज़रा मस्ती रहती है। बिहार में एक इंडिपेंडेंट हैं हम लोग के, नरेंद्र सिंह जी के भाई के लड़के हैं, अकेले हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मजा ले रहे हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं, ये 99% के समय जो सरकार होती है उसके साथ रहते हैं। वहाँ पे एक तो जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसकी जो 1-2 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो जीते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हर्ष महाजन बीजेपी के कैंडिडेट थे। हर्ष महाजन अभी 2022 तक कांग्रेसी थे, उनके पिताजी भी कांग्रेसी रहे हैं, लंबा इतिहास है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। 2022 में वो कांग्रेस छोड़ के चले गए बीजेपी में, और मृदुभाषी हैं, विनयशील हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है 1-2 चीज़ें समझ लीजिए। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है ना कि कांग्रेस हार गई, वहाँ टाई हुआ है। वहाँ 34 वोट दोनों लोगों को मिले थे, 35 वाला जीतता। कांग्रेस के 6 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई थी, ये ज़रूर है, लेकिन वह हारे नहीं, 34 का बराबर। उसके बाद जिसको कहते हैं कि लॉटरी डाल के हुआ कि भाई, जो राज्यसभा का नियम है कि अगर बराबर हो जाए तो लॉटरी डाल के तय कर लिया जाता है कि कौन चुनाव जीते। तो अब वहाँ लॉटरी डाल दी गई और एक ही सीट थी, इसलिए वहाँ सेकंड प्रेफरेंस वोट का वहाँ मामला नहीं था। या तो ये जहाँ ज़्यादा सीटें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें 11 हैं, तो वहाँ सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस की बात है। यहाँ वो नहीं था, यहाँ 1 वोट था और 1 वोट पे 34। तो एक तरह से वो भारी नहीं है। दूसरा, एक मुझे लगता है कि मतलब जो भी कांग्रेस से या इंडिपेंडेंट ने वोट किया, एक बड़ा कारण हर्ष महाजन जी का बैकग्राउंड था। कांग्रेस से आए थे, मृदुभाषी थे, पॉलिटिकल आदमी थे। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं आपको इनके सामने बता दूं, उत्तर प्रदेश में आलोक रंजन जी का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। मतलब वो उनका सिर्फ यही कि नौकरशाह थे, IAS थे, उनका कोई कनेक्ट नहीं है। उनसे ज़्यादा कनेक्ट संजय सेठ का है, कम पैसे वाला आदमी है।
उसने 10, 20, 50 लोगों को पिछले 30-40 साल से लखनऊ में बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बहुत से लोगों को सस्ता, मददार, डिस्काउंट, फ्री में, नहीं फ्री में, किसी रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ कमरा, फ्लैट, कुछ ना कुछ दिया होगा। आलोक रंजन जी ने किसी का कोई मदद किया है ऐसा मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो 6 रिबेल हैं ये मूल रूप से वीरभद्र सिंह के कैंप वाले हैं। मतलब वीरभद्र सिंह जी की अब डेथ हो गई है, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जी और उनके लड़के विक्रमादित्य सिंह जी, ये उस कैंप के लोग हैं। और इसी वजह से ये हर्ष महाजन की भी क्लोज रहे हैं। हर्ष महाजन जी पुराने वीरभद्र सिंह लॉयलिस्ट थे, तो एक तो उम्मीदवार की बात कर लो, वो उसका भी एक असर पड़ा था। वहाँ पे कोई अगर आलोक रंजन होते तो शायद आलोक रंजन टाइप लोग वहाँ नहीं जीत पाते, इसीलिए टाई हुआ। दूसरा, पहली बार मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ हिमाचल उसमें कि पहली बार कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। नहीं तो कांग्रेस तो हो गया ठीक है, देखा जाएगा, वो करेंगे। कांग्रेस पहली बार एक्टिव दिखाई दे रही है। आप अगर पुरानी फोटो देख लें सब जगह मिल जाएगी। राजीव शुक्ला जी वहाँ गए थे नॉमिनेशन कराने, मतलब राजीव शुक्ला जी इंचार्ज थे। कितना गुड़ गोबर कर दिया है ये देख ही लिया सबने। उसके बाद राजीव जी ने जिसको कहते हैं ना लेथन किया है, उसको साफ करने के लिए डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र बघेल, जो उनकी टॉप वन ऑफ द बेस्ट जो इस समय कॉम्बिनेशन है, वो भेजे गए वहाँ पे कि इनकी जो गंदगी की है उसको साफ करो। रहना और उनको वहाँ बिठाना इसलिए ज़रूरी था कि विक्रमादित्य सिंह और किससे किससे क्या क्या संपर्क किए थे और जो 6 लोग इधर उधर गए थे वो सबको पता था। डीके शिव कुमार बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने एक तो फास्ट लर्नर हैं, तो अगर कहीं कुछ होता है तो वो उसको भी सीखते हैं। अमित शाह ने बहुत से इस देश में मतलब शासन का दुरुपयोग, ताकत का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये उन्होंने खूब दिखाया है लोगों को। कुछ लोग उससे सीखे भी हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर ली। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, राज्यसभा में जब वोट दिया जाता है तो उस पर व्हिप नहीं लागू होता है। क्रॉस वोटिंग हो जाएगी लेकिन उस पर सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि टेक्निकली वोट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो वहाँ पे व्हिप नहीं लागू होता है। तो ये उनको बिल्कुल क्लियर हो गया था डीके शिव कुमार को कि यहाँ व्हिप नहीं लागू होगा। तो अब क्या हुआ, उनको ये समझ में आ गया था कि अब अगर ये जो 6 जो रिबेल हैं, अब ये 6 रिबेल साहब लोगों की जो कहानी ये भी सुन लीजिए कि ये रिबेल साहब 6 लोग जो थे, इन्होंने वोट मतलब ये वोट डाले और इनको तुरंत उड़ा के ले जाया गया पंचकुला। एक हेलीकॉप्टर आया, किसका हेलीकॉप्टर है, किसने पैसा दिया, ये सब जांच की बातें हैं भाई। ऑफिशियली तो बीजेपी दे नहीं सकती, कांग्रेस ने दिया नहीं, उसके अगेंस्ट थे। ये पंचकुला गए। अब डीके शिव कुमार, अच्छा व्हिप के अगेंस्ट हो, अरे क्रॉस वोटिंग में आपकी सदस्यता जा नहीं सकती है। एक काम बिल्कुल ठीक से कराया डीके शिव कुमार ने, इन्होंने नेक्स्ट डे फाइनेंस बिल पे वोट करा दिया। और वोट करा देने से जो एक दवा जिसके अभी तक प्रोप्राइटरशिप अमित शाह साहब के पास थी, वो केवल वही एक उस दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते थे। उस दवा से, उसी दवा का एक छोटा रूप डीके शिव कुमार ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब यहाँ पे हंगामा कर रहे थे ये फाइनेंस बिल में और ये कह रहे थे गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इत्यादि, हंगामा करने के उसमें इन्होंने 15 एमएलए को सस्पेंड कर दिया। 15 बीजेपी के एमएलए, तो 25 से रह गए 10। अब वो चले गए बाहर। आपका कुछ कहने का बीजेपी की हिम्मत नहीं। अब बीजेपी कह रही है वो, तो तुमने क्या किया था लोकसभा में 146 एमपीज को, ये रिकॉर्ड है, आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, आपने सस्पेंड किया था और विधेयक पास कराए थे, वोट कराया था आपने। तो इसलिए मतलब आप करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। अब इन्होंने फिर बिल पेश करवा दिया, बिल पेश करा के व्हिप जारी कर दिया। अच्छा, व्हिप दोनों तरफ से जारी हुआ था, क्योंकि सुबह ही बिल पेश हो रहा था तो वो पहले हो गया था। तो बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया था कि उनके 25 लोगों को कि आप वोट दीजिए इसके विरोध में, और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था अपने वो कि आप व्हिप दीजिए इसके पक्ष में। वो 6 भाई साहब लोग पंचकुला में घूम रहे थे। अब माल मिल चुका था तो उनको भी पकड़ के रखे हुए थे। जिसने भी उनसे वोट इधर से उधर कराया था वो पॉलिटिकल पार्टी ने कराया था कि सेठ जी ने कराया था। ये लग रहा था सेठ जी को कि कहीं ये भाग ना जाए, वहां पहुंच जाएंगे तो ये यहाँ चंगुल से निकल जाएंगे। तो वो 6 लोग एब्सेंट रहे, तो उन्होंने टेक्निकली व्हिप का उल्लंघन किया। ये व्हिप का उल्लंघन कराना जरूरी था,
क्योंकि अच्छा, वो जो बिल पास हुआ उसमें 15 को सस्पेंड कर दिया था, बीजेपी को समझ में आ गया, उसके 10 लोगों ने भी वॉकआउट कर दिया। अब पंचकुला से उनको दूर रखा गया था। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये वेब बना, वो नहीं बन सकता था जो उसमें था कि आपको वोट सबको, कांग्रेस के लोगों को, अब शेख मनु सिंह के लिए वोट ये बना कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपने विप का उल्लंघन किया, जिसमें रूलिंग साफ है। इस सारे उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर इज द बॉस, इसमें राज्यपाल नहीं आते हैं, इसमें कोर्ट नहीं आता है। अब वो भाई साहब लोग, जब ये उनका निष्कासन का उनको नोटिस पहले देना होता है, नोटिस दिया गया तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ा पंचकुला से। सोचिए कितना पैसा हेलीकॉप्टर वाले को दे रहे होंगे वहां स्टेशन कर। हेलीकॉप्टर में फिर 6 लोग यहां पहुंचे शिमला, एक वकील साहब को साथ में, जैन साहब को, वकील साहब इनके बगल में अपनी उसका पोथा पत्री लेके वहां पहुंचे और इन्होंने स्पीकर से कहा कि साहब ये है और हमें 7 दिन का समय दिया जाए। स्पीकर ने कहा कि आप अपनी बात कह दीजिए, तो उन्होंने फिर ऑर्डर रिजर्व कर लिया। ये ऑर्डर उन्होंने कल रिजर्व किया था, मतलब बुधवार को। ये लोगों को फिर ये डर लगा कि ये 6 लोग जो हैं अगर ये यहां छोड़ दिए गए तो ये फिर मालूम नहीं जाके प्रेस में क्या कहने लगे। अब इनको तो अंदर, मतलब माल लिए हो तो ऐसे थोड़ी भाग जाओगे। जब पगाहा बांधा गया है तो मोटा पगाहा गले में बांध के रखा गया है, तो फिर इनको उड़ाया गया वापस पंचकुला। अब ये फिर पंचकुला चले गए और आज सुबह स्पीकर ने अपना निर्णय सुना दिया, ये 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो ये 6 जो विधायक लोग हैं अब ये विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर लोकसभा का अभी जब नया वो आ रहा है तो उसके साथ भी इलेक्शन हो सकता है, बाई इलेक्शन इस 6 जगह का। इनका क्या हश्र होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि आप मैंडेट हमने कुछ दिया था, आप कहाँ से कहाँ भाग गए। अब इसका इफेक्ट इन नंबर्स क्या हुआ, 68 में से अब विधानसभा रह गई 62 की। 62 की विधानसभा का मतलब कि आपको 32 चाहिए पक्ष में, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी विधेयक ला सकते हैं, आपकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जीत सकते हैं। हालांकि विधानसभा को उन्होंने साइनेडाई आगे के लिए बढ़ा दिया है, अब बंद हो गई है। 32 की जगह कांग्रेस के पास 34 है, ठीक है। बीजेपी के पास 25 प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी मान लीजिए तो 28 है। हालांकि उन 3 इंडिपेंडेंट के अब काम आप भाई, तुम जब इधर भाग गए हो तो इनको भी जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि असेंबली जो इस समय जहां जो हिमाचल प्रदेश असेंबली है वहां पे लोकसभा इलेक्शन तक उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, उसको कोई न गिरा सकता है ना वो कर सकता, वहां की सरकार बच गई है। दूसरा एक एंगल और समझ लीजिए, दूसरा एक एंगल हमारे अडानी जी का लोग बार बार कह रहे हैं, और इसलिए अडानी जी कह रहे हैं क्योंकि अडानी जी के 2 उद्योग वहां इंपॉर्टेंट है। सीमेंट, जिसमें एक लंबी स्ट्राइक चली थी 67 दिन की ट्रांसपोर्टर्स की, और वहां पे सुक्खू जी इंटरवीन किए थे, 67 दिन लगाए। ट्रांसपोर्टर्स के हक में अडानी जी को थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ा। वो पैसा देते नहीं है किसी को, उनकी आदत नहीं है, वो तो पैसा लेने वाले हैं, उनको देना तो पड़ता है। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के रेट उनको बढ़ाने पड़े। और दूसरा उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो सेव का जो रेट कम करके ज़बरदस्ती लेते थे उस पर रोक हट गई थी। तो अब वहाँ के जो एप्पल ग्रोअर्स हैं वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, वो उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और समझना है कि ये जो राजीव शुक्ला, बीसीसीआई, जय शाह, अनुराग ठाकुर एंगल है, ये भी अब बिल्कुल इस बार खुले तौर पे, नंगे तौर पे सामने आ गया कि राजीव शुक्ला जी किधर से किसके लिए और कैसे बैटिंग करते हैं। एक और चीज़ है, एक ध्यान रखिएगा जिसको अंडर प्ले कर रही है मीडिया, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश है, नड्डा जी का घर है भाई, वहां पे जो हालत हो रही है। और ये भी साफ हो गया है कि वो जो 6 एमएलएज अंडर ऑब्लिगेशन है और उनको पंचकुला, मतलब पहले शिमला से पंचकुला, पंचकुला से शिमला, शिमला से पंचकुला, अब वो हेलीकॉप्टर कब तक रहेगा, क्योंकि अब उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हेलीकॉप्टर से ही वापस शिमला उनको छोड़ना चाहिए। ये ना कहें कि जाके सिटी बस पकड़ लो या रोडवेज की बस होती है। ये काम कर सकती है बीजेपी कि वो कहे कि नहीं अब तुम्हारा काम निकल गया, अपना बसेस पकड़ के घर जाओ। तो मालूम नहीं कैसे है। हालांकि विधायक के पास होते हैं तो विधायक को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर स्टेट में विधायक के लिए फ्री बस जर्नी है। विक्रमादित्य जी का जरा आप हाल सुन लीजिए। विक्रमादित्य साहब ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने शेरो शायरी पढ़ी। उन्होंने कहा
कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब उनके पिताजी जो 6 बार के वो राजा साहब हैं, उनको शिमला के जो मेन उनका मॉल रोड वहाँ पे कहीं 2-4 गज ज़मीन चाहिए थी उनकी स्टैचू लगाने के लिए, उसको वो कंपेयर कर रहे हैं बहादुर शाह जफ़र जो रंगून में दफन किए गए थे। मतलब बहादुर शाह जफ़र भी रोते होंगे कि मैंने क्या क्या शेर लिखा और कौन हो रहा। और मुझे वही नहीं, राजा साहब वीर बहादुर सिंह भी रोते होंगे कि वीरभद्र सिंह साहब कि ये कौन बेटा है जो इस तरह से कह रहा है कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। चलिए भाई, और मुझे अब ये लग रहा है कि बेचारे को वापस आना पड़ रहा है, नहीं तो जयंत चौधरी की तरह उनको भी, जैसे जयंत चौधरी जी कहे थे ना कि मुझे तो मोदी जी में चरण सिंह जी का अक्स नज़र आता है, तो इनको कहीं वीरभद्र सिंह जी का अक्स ना नज़र आने लगे ये भी, क्योंकि ये इस तरह की हरकत लगातार कर रहे थे। ये राम जन्मभूमि में सारी कांग्रेस में कोई नहीं गया था, ये अकेले दौड़े दौड़े गए थे विक्रमादित्य जी प्राण प्रतिष्ठा अब उसके इनॉग्रेशन में। ये अकेले व्यक्ति हैं कांग्रेस के जिन्होंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छी चीज़ है। राजीव शुक्ला जी एक्सपोज हो गए हैं, अंडर वॉच हैं, और अंडर वॉच केवल राजीव शुक्ला नहीं है, इस देश की जनता भी देख रही है कि कांग्रेस कैसे बिहेव करती है राजीव शुक्ला को डील करने में। प्रमोद कृष्णा को निकाल बाहर किया है, कांग्रेस उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जनरल इंप्रेशन ये भेज रहे हैं राजीव शुक्ला जी की तरफ के लोग कि पैसा देते हैं कांग्रेस को इतना, तो ऐसे थोड़ी है कि कांग्रेस को, तो वो भी देखने वाली चीज़ है कि कांग्रेस को कितना पैसा राजीव शुक्ला जी देते हैं, वो भी इस समय अंडर टेस्ट है। डीके शिव कुमार जी इस बार फ्लाइंग कलर से उनका पूरे इस्टेब्लिश हुए हैं, मोस्ट एक्टिव उनका। अब लोग ये कह रहे हैं कि जनरल में आप सोशल मीडिया उठा कि ही मस्ट हैव अ रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स। एक ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए जो आपकी दवा आपको खिलाने में माहिर हो, ऐसे व्यक्ति की वो है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि वोट की दृष्टि से फायदा कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का ज़्यादा हुआ है। अब दूसरी बात जल्दी से कर लें, आंध्र प्रदेश में किसकी वापसी होगी, क्या कांग्रेस की वापसी होगी? 2000, अब मैं जल्दी आपको बताऊं, 2019 के चुनाव में 25 सीट हैं वहां लोकसभा की। वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट मिली थी, टीडीपी को 3 सीट मिली थी, कांग्रेस को 0 सीट 1.31% वोट और बीजेपी को 0 सीट 0.98% वोट। वहां पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होता है। 2014 में साथ हुआ, 2019 में साथ हुआ। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस को 175 सीटें 151 सीट मिला था, बिल्कुल ब्रूट मेजॉरिटी। तेलुगु देशम पार्टी को 23, कांग्रेस जनसेना को 1, कांग्रेस बीजेपी 0। जो 2014 का इलेक्शन था वो भी समझ लीजिए, 2014 के इलेक्शन में भी कांग्रेस को 0। ये कारण ये है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का डिवीजन किया था, तो आंध्र प्रदेश का जो ये हिस्सा है उसको ये लगता है कि हमसे काट के तेलंगाना बना दिया गया, तो वो एक गुस्सा कांग्रेस के प्रति था। लेकिन अभी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों कांग्रेस वापसी कर सकती है। पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रही है या टीडीपी के साथ, या उल्टा बोलूं टीडीपी उनको अपने साथ लाना चाहती है, या उसको लगता है कि भैया इनको दूर रखो बीजेपी को। जैसे मिजोरम वाले उनके साथी कहे थे कि यहाँ मत आइएगा, मोदी जी से कहते हैं यहाँ प्रचार करने मत आइएगा, हम आपके साथ वहाँ हैं लेकिन हमारी स्टेट में मत आइएगा। उसी तरह से जगनमोहन रेड्डी जी को ये डिसाइड करना है कि वो बीजेपी के साथ उनका जाने में फ़ायदा है या नुकसान है। दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कांग्रेस इस बार जो वाईएस शर्मिला रेड्डी हैं उनको लेके आई हैं, जगनमोहन रेड्डी जी की बहन, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव। पिछले बार जगनमोहन रेड्डी को यहाँ तक सत्ता तक लाने में उनका एक बड़ा हाथ था। वो इस समय आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और खूब एक्टिव हैं। एक्टिव ही नहीं है, अभी 4-6 दिन पहले उन्होंने पूरे उसमें चलो सचिवालय करके बेरोजगार युवकों और उनका एक प्रदर्शन किया था। प्रेशर इतना था कि उन्होंने फिर एक दिन यह आया था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कांग्रेस के कार्यालय में ही सोएंगे, क्योंकि उनका ये था कि हाउस अरेस्ट हो जाएगा तो वो बाहर प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। उनके भाई साहब ही ये कर रहे थे। दूसरी वहाँ से एक खबर ये आ रही है कि वहाँ के एमपीज बहुत इन मास, जो वाईएसआर कांग्रेस के एमपीज वो इन मास छोड़ रहे हैं। अभी एस रेड्डी ने छोड़ा, उनके ये वही एस रेड्डी साहब हैं जिनके लड़के जो राघव रेड्डी हैं वो
दिल्ली का जो एक्साइज वाला केस है जिसमें मनीष भदौरिया और ये सब लोग अंदर हैं, उसके गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं। 4 बार के एमपी हैं, सीनियर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो टीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि टीडीपी वहाँ ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी करीब 4 एमपीज छोड़ चुके हैं वहाँ की। अब कांग्रेस क्या अपना खोया हुआ जनाधार वापस ले पाएगी? उसके 2-3 कारण मुझे लगते हैं। 2 कारण प्रमुख हैं। एक तो शर्मिला रेड्डी के रूप में उनको एक यंग लीडरशिप मिल गई है। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को असेंबली और लोकसभा दोनों में 1.3-1.5% वोट मिल रहे थे, बीजेपी को इससे कम मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को भी 1.5 कोई 2% के अंदर ही वोट मिल रहे थे। लेकिन इस बार पूरे देश में एक नया चलन हुआ है। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम मतदाता 10% है, और जितना मैंने रीड किया है, मैं कर्नाटक में था, मैं जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जो मुस्लिम वोटर इस समय देश का है वो कांग्रेस के पीछे खड़ा हो रहा है बिना किसी क्वेश्चन के। उसको लग रहा है कि नेशनल लेवल पे अगर कोई जिस तरह का बीजेपी उनके ऊपर उनको देख रही है, जिस तरह से ट्रीट कर रही है, वो केवल कांग्रेस ही उनको बचा सकती है। तो वो एक बड़ा फैक्टर वहाँ पे हो सकता है। दूसरा, मुझे एक साउथ में एक और चीज़ लगती है कि साउथ में जो जनरल मानस है वो एक व्यक्ति लीडर चाहता है। रेवंत रेड्डी जब कांग्रेस के तेलंगाना में एक फेस दिया गया तो वो उन्होंने प्रूफ किया, वो जीत के आए। कर्नाटक में सीतारामैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी थी जो बिल्कुल क्लियर था कि ये अगर जीतेंगे तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो जीत के आए। आप अगर तमिलनाडु देखिए तो स्टालिन, अगर डीएमके का बिल्कुल क्लियर है कि स्टालिन हमारे लीडर हैं, बिल्कुल डिसाइसिव वहाँ मैंडेट देते हैं। केरल में कांग्रेस के पास ये कभी नहीं तय हो पाया था कि उनकी लीडरशिप कौन होगी, और एलडीएफ ने की तरफ से फिर रिपीट हुए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ये साउथ की जो स्टेट है उनका ये मिजाज होता है कि दे वांट अ लीडरशिप। यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टीज के पास लीडर, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी है, टीडीपी के पास चंद्रबाबू नायडू है, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था। शर्मिला रेड्डी के आने से शायद ये वाला मामला बन सकता है। अब तीसरे प्रश्न, नीतीश कुमार क्यों भंग कराना चाहते हैं बिहार विधानसभा? बिहार विधानसभा की जल्दी से मैं आपको क्योंकि ये सारे कुछ अंक से ही हैं। जो लोकसभा इलेक्शन है 2019 में, उसमें 17 बीजेपी जीती थी, 16 जेडीयू, 6 लोक जनशक्ति पार्टी और 1 कांग्रेस। जो विधानसभा इलेक्शन हुए 2020 में, 2043 विधानसभा हैं, 78 बीजेपी, 45 जेडीयू, 79 आरजेडी और कांग्रेस 19। ये स्थिति आज की है एज ऑन डेट। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए कि 16 सिटिंग एमपीज हैं, लेकिन जैसी स्थिति खबरें आ रही हैं कि जेडीयू को 10 से 12 सीटों से ज़्यादा देने के पक्ष में इस समय बीजेपी की लीडरशिप नहीं है, और यही एक बड़ा कारण हो रहा है नीतीश जी के समस्या का। क्योंकि जब बीजेपी को अकोमोडेट करना है मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा को, बहुत से लोगों को, नीतीश कुमार जी का कहना यह है कि अगर आप मेरी सीटें यहाँ काट रहे हैं तो मुझे विधानसभा में जो पुराने जिस तरह से मैं लड़ा था उस तरह से दीजिए। आपको याद करने के लिए बता दूं, 2020 इलेक्शन में 243 सीटों में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। ये याद रखिएगा। वीआईपी पार्टी 11 और हम 7। लोक जनशक्ति पार्टी उस बार एनडीए का हिस्सा बन के नहीं लड़ी थी, अलग से लड़ी थी 135 सीटों पे। वो उन सीटों पे नहीं लड़ी थी जहां बीजेपी लड़ रही थी, बाकी सारी सीटों में नीतीश कुमार को हराने के काम से उन्होंने 115 सीट जो नीतीश कुमार की थी वहां तो अपने कैंडिडेट खड़े ही किए थे और उनको हराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब नीतीश कुमार जी को ये लगता है कि भाई अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं मैं एमपी की सीट कम लूं तो मुझे आप विधानसभा में ज़्यादा सीटें दीजिए। और ये उनको पता है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन निकल गया तो फिर तो ठेंगा दिखाने में, जिसको आजकल इसको कुछ लोग थम्स अप कहते हैं, हमारे ज़माने में ठेंगा दिखाया जाता था कि लो, तो ठेंगा कहीं दोनों हाथ से नीतीश जी को ना दिखाया जाए, उनको ये डर है। बीजेपी तैयार नहीं है, क्योंकि ये काम वो पहले आरजेडी से भी कह रहे थे कि साथ में इलेक्शन कराओ, साथ में इलेक्शन कराओ। बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी को बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज की तारीख में विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन साथ हुए तो नीतीश कुमार जी की जो इल विल है वो लोकसभा इलेक्शन को भी प्रभावित करेगी और उनके सीटें कम आने की पूरी गुंजाइश है, वो उसको बुरी तरह से प्रभावित करेगी।
बीजेपी जनता दल यू को आज तोड़ना चाहे तो आज तोड़ने की स्थिति में है। नीतीश जी की मुश्किल यह है कि अब वो उसको मेजॉरिटी नहीं वो करते हैं, उनके पास ये मैंडेट ही नहीं रह गया है कि वो विधायक दल की बैठक करके असेंबली डिसॉल्व करने का वो पास करवा लें। दोनों इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद 5 तारीख से पहले वहाँ की विधानसभा भंग कराने के लिए पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, पूरे उसमें लगे हैं। नीतीश कुमार की दिक्कत यह है कि अब वो घर से जब एक बार उधर चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं। क्या होगा तो ये तो नहीं पता, लेकिन जनता दल यू एज अ पार्टी का अंत निश्चित है। 6 हफ्ते में अंत होता है कि 6 महीने में होता है, इसके लिए कोई प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।